मैं आपको एक पुरानी खबर से पहले वास्ता करा देता हूं, फिर हम लौटेंगे। ये द टाइम्स की खबर है। टाइम्स की खबर कब की है? सितंबर 18, 2008 की खबर है। आप पूछेंगे 2008 की खबर को क्यों दिखा रहे हो? साथियों, दुनिया में एक बार भीषण आर्थिक मंदी आई थी। आपके और मेरे दौर में आर्थिक मंदियां कई बार आई हैं, लेकिन आपके और मेरे दौर में जो खतरनाक जो आर्थिक मंदी आई वो आई थी 2008 में, जब अमेरिका की एक बहुत बड़ी बैंक जिसका नाम था लीमैन ब्रदर्स, वो कोलैप्स कर गई थी। अब आप पूछेंगे इसको क्यों बता रहे हो? हमने कहा उस 2008 की घटना के बाद अब 15 साल बाद अमेरिका से ही एक और खबर आई है। खबर क्या है? अमेरिका की टॉप 20 बैंकों में से एक बैंक कोलैप्स कर गई है। कोलैप्स कर गई है मतलब सरेंडर, कि हम तो चले, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। ऐसा क्या हुआ वो आज के सेशन में आप जानेंगे। साथियों, लीमैन ब्रदर्स, जिसके बारे में आप केवल इतना जानते हैं, आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता आर्थिक मंदी होती क्या है। केवल इतना मान लो कि जब आपके भैया जो बढ़िया कॉलेज में पढ़ रहे हों, उन्हें नौकरी ना मिले, आसान भाषा में तुरंत प्रभाव इसी का दिखाई देता है। या जॉब कर रहे थे, कंपनी उन्हें जॉब से निकाल दे, जॉब करने वाले को जॉब से निकाल दिया जाए, नई नौकरियां निकले ना, वो सीधा इंपैक्ट हमें दिखाई देता है। बाकी उसका लॉन्ग रन इंपैक्ट तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन जो आपको तुरंत दिखे, 2008 का हमें पता है। 2008 के दौर में हम आईआईटी थे, हमें पता है कि उस दौर के बाद में हुआ क्या था। आईआईटीज के प्लेसमेंट उस समय 70%, 60% रह गए थे। जो आईआईटीज ओवरलोडेड रहती हैं प्लेसमेंट्स को लेकर के, वहां 100% भी प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा था। वो दौर था, ठीक है। फिलहाल मैं इस चर्चा को केवल यह याद दिलाने के लिए कर रहा हूं कि ऐसा एक बार हुआ था। ये लीमैन ब्रदर्स क्राइसिस हुआ क्यों था, बस इतना सा और जान लो। वो हुआ था इसके कारण। किसके कारण? फेडरल रिजर्व के कारण। अमेरिका में जैसे भारत के अंदर आरबीआई है ना, ऐसे ही अमेरिका की आरबीआई है फेडरल रिजर्व बैंक। जिस तरह से भारत के अंदर आरबीआई डिसाइड करती है कि कितनी रेपो रेट रहेंगी, कितनी रिवर्स रेपो रेट रहेंगी, क्या बैंक रेट रहेगी, कितना एफडी पर इंटरेस्ट देना चाहिए बैंकों को, यह पहले से प्लान आरबीआई कर देती है। ऐसे ही अमेरिका के सारे निर्णय फेडरल रिजर्व बैंक करती है। फेडरल रिजर्व बैंक हल्का सा तार जब खींचती है ना, तो भाई साहब कईयों के पंख पखेरु उड़ जाते हैं। उनमें से इस बार फेडरल रिजर्व बैंक ने काफी साल बाद अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। काफी साल बाद क्यों कह रहे हो? क्योंकि एक बार कभी लीमैन ब्रदर्स के टाइम पर भी की थी। लीमैन ब्रदर्स तो डूबा, दुनिया डूब गई। ऐसे ही फिर फेडरल रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में बढ़ोतरी की थी, कुछ समय पहले ही की थी। अमेरिका में बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट दरों में वृद्धि की थी। उन वृद्धि के चलते आज एक वहां की बैंक लुढ़क गई है। मैं आपको बताऊंगा कैसे लुढ़की है, लेकिन उसको जानने के लिए पूरी कहानी को विस्तार से जानना जरूरी है। मैंने आपको पहले यह बताया किस लेवल की घटना है, फिर मैंने यह बताया किसके कारण घटना हुई है। अब मैं आपको घटना बताता हूं। अच्छा, इन सब के बीच में मैं आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी जानकारी देता हूं, और वो जरूरी जानकारी है जॉब से रिलेटेड। जहां एक और दुनिया के अंदर क्राइसिस है कि जॉब चले जाएंगे, स्टार्टअप्स बंद हो जाएंगे, वहीं एक और मैं आपको आकर यह कह दूं कि आपके लिए बहुत सारे जॉब, और जॉब तो जॉब, आपको गारंटीड जॉब का ऑप्शन देने के लिए कंपनियां तैयार हैं। जी हां साथियों, थोड़ी सी बस मेहनत की जरूरत है। कहां पर? कोडिंग इन्वेडर पर। साथियों, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया है, ये आप लोगों को ऑनलाइन प्रिपरेशन कराते हैं, पूरे 9 महीने प्रिपेयर कराते हैं। पूरी भाषा आपके साथ में जो संवाद की रहती है, इंग्लिश में पूरी डोर टू डोर आपका कनेक्शन कराते हैं। और मेंटर्स प्रो के द्वारा ये जो कोडिंग इन्वेडर नाम का कोर्स है, ये आपको जो बेनिफिट देता है ना, उनके कहने ही क्या। जैसे सबसे पहला बेनिफिट, यदि आप चाहते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, अब जॉब किस तरह से आपको मिलेगी? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप क्या सीख लेंगे? कोडिंग से लग रहा है कि आपको कोडिंग सिखा करके कुछ करवाने वाले हैं, लेकिन क्या? तो आपको मैं बताता हूं साथियों। कोडिंग इन्वेडर देता है आपको, जैसे मान लो आपको वेबसाइट बनाना सीखना है। आप सोचिए, अगर एक आप बहुत अच्छे वेबसाइट डिजाइनर बन जाएं, तो आपको 9 से लेकर 25 लाख रुपए पर एनम तक का पैकेज मिल सकता है। वेबसाइट डिजाइन कैसे करते हैं या वेबसाइट कैसे बनाते हैं, वो वाली वेबसाइट नहीं जो यूट्यूब पर देखकर बना लिए कि चलिए हम भी वेबसाइट डिजाइनर हो गए, वो वाला नहीं। प्रॉपर तरीके से कोर्स के थ्रू वेबसाइट डिजाइन करना, आजकल हर व्यक्ति कोर्स डिजाइन कर रहा है।
इसके अंदर आप बैठकर बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा और आपको वेबसाइट डिजाइन करना सिखाया जा सकता है। दूसरा, आपको लगता है कि मुझे एप्लीकेशन बनाना आना चाहिए। आज बहुत से लोग एप्लीकेशन के अंदर अपना हाथ आजमा रहे हैं, तो कोडिंग इन्वेडर पर आप एप्लीकेशन बनाना भी सीख सकते हैं, जिससे आपको 12 से 15 लाख 36 लाख रुपए तक का पैकेज मिलता है। आप सोचिए कि इतने सारे ऑप्शंस आपको इस समय ऑनलाइन युग में हैं, चाहे वेबसाइट बनाना हो, चाहे एप्लीकेशन बनाना हो, या फिर डिजिटल फॉर्मेट के अंदर किसी कंपनी का एडवर्टाइज क्रिएट करना हो, तमाम तरह के जो भी ऑप्शंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं ये आप लोगों को यहां पर सिखाते हैं। मतलब आईटी प्रोफेशंस में जो एम्प्लॉयमेंट की तमाम जानकारियां हैं वो कोडिंग इन्वेडर आपको देता है। अब आपको नहीं पता कि मैं किस चीज के लिए कंफर्टेबल हूं या मैं किस चीज के लिए बेस्ट हूं, तो ये प्लेटफॉर्म जिसका लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दिया है, जो 100% जॉब की गारंटी आपको देता है, इनका मानना है कि हम शुरुआत के 1 महीने उस बच्चे को सारी चीजें पढ़ाएंगे। मतलब उन्हें वेबसाइट डिजाइन के बारे में भी बताएंगे, उनको एप्लीकेशन डिजाइन के बारे में भी बताएंगे, या और भी जितने आईटी प्रोफेशंस हो सकते हैं उन सब के बारे में पढ़ाएंगे हल्का फुल्का, जिससे उनको अपनी इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाए कि मुझे ज्यादा इंटरेस्ट किस में आ रहा है। क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं, जिन्हें पता ही नहीं होगा कोडिंग क्या होती है, लेकिन उन्हें कोडिंग सिखाने के लिए बिल्कुल स्क्रैच से ये लोगों को पढ़ाना सिखाना शुरू करते हैं। साथ साथ ये आपको पूरा 1 महीना डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस की जानकारी देते हैं। साथ साथ पाइथन की लर्निंग, मोबाइल डेवलपमेंट, आपके क्वेश्चन आंसर, आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तमाम चीजें आपको पूरी तरह से 1 महीने तक ट्राई करवाते हैं। जैसे आपका ट्राई हो जाता है उसके बाद आपको देते हैं 100% जॉब गारंटी पॉलिसी, जिसके मतलब क्या हुआ, आप अपने आप को प्रॉपर तरीके से जैसा जैसा आपको हायरिंग पार्टनर चाहिए आपको ये कंपनी प्रोवाइड करती जाती है। आपके प्रोफेशन में ट्रेनिंग के आधार पर आपको प्रॉपर सर्टिफिकेशन ऑफ जैसे ही कंप्लीशन मिलता है कि हाँ भाई आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई, उस समय पर आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उसके आधार पर आपको जॉब मिलना सुनिश्चित हो जाता है। ठीक है, तो आप आईटी प्रोफेशन के अंदर जीरो नॉलेज जो टेक के अंदर या कोडिंग के अंदर है, जो नॉन आईटी प्रोफेशंस हैं या फिर जो आईटी प्रोफेशंस भी हैं उन्हें लगता है कुछ और लर्निंग करनी है, उनके लिए यह बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन करके दिया हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि आप एक नए स्किल में पांव बढ़ाएं, जॉब आप घर से बैठ के कर पाएं, तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी तैयारी कराते समय, बच्चों को पढ़ाते समय 30+ प्रोजेक्ट और बिजनेस केसेस कराते हैं, 1500 से ज्यादा असाइनमेंट कराते हैं, वीकली 2 लाइव सेशन कराते हैं और गजब की स्किल्स लर्न कराते हैं। तभी तो अब तक 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट इनके पास एनरोल हो चुके हैं। 95% प्लेसमेंट रेट के साथ 7.5 लाख रुपए का एवरेज पैकेज दिलाकर कोडिंग इन्वेडर लोगों को जॉब दिला रहा है। जैसे इन लोगों ने जॉब लिया है, ठीक आप भी वैसे ही जॉब 100% गारंटी के साथ कोडिंग इन्वेडर के ले सकते हैं। तो अभी जाइए, अपने आप को जो लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है वहां पर अपने आप को एनरोल करिए और पढ़ाई करना शुरू करिए। सुर्खियां देखिए, सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस, डिकोडिंग द बिगेस्ट यूएस बैंकिंग फेलियर सिंस 2008। वर्ष 2008 के बाद का अब तक का सबसे बड़ा अगर बैंक का फेलियर है तो वो आज हम आपको समझाने जा रहे हैं। सिलिकॉन वैली बैंक इज शट डाउन बाय रेगुलेटर्स इन बिगेस्ट बैंक फेलियर सिंस ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। खबरें आपके सामने सुर्खियों में दी गई हैं। सिलिकॉन वैली बैंक, ये रही वो बैंक की हेडिंग, आज चर्चा इसी की कर रहे हैं। हर तरफ सुर्खी। आप में से कुछ लोग पूछेंगे नाम तो नहीं सुना कभी, हमने सिटी बैंक का नाम सुना है, HDFC का सुना है, ICICI का, SBI का सुना है, इनका नाम नहीं सुना। हमने कहा मत सुना, इसलिए नहीं सुना क्योंकि आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसमें से इंडिया की कई बैंकों के नाम जिन्होंने शायद ना सुने हो लेकिन वो काम करती हैं, केवल करंट के अंदर ही सुने हो। एक्सिम बैंक का नाम आपने खाता तो नहीं खुलवाया होगा। IDBI बैंक, आजकल तो चलो खाते भी खुलने लग गए, लेकिन पहले वो केवल बैंक उद्योग धंधों के काम में आती थी, यानी नाम तो सुनते थे, काम नहीं पड़ता था। ऐसे ही अमेरिका की ये एक बैंक थी, नाम जिसका सिलिकॉन वैली बैंक है। स्वाभाविक है कि वो सिलिकॉन वैली के लिए कुछ ना कुछ तो खास कर रही थी। क्या कर रही थी, अब आइए देखिए। सिलिकॉन वैली बैंक इज द सेकंड लार्जेस्ट यूएस बैंक फेलियर इन हिस्ट्री। लीमैन ब्रदर्स के बाद सेकंड लार्जेस्ट हिस्ट्री, 2008 के बाद सेकंड लार्जेस्ट इसको काउंट किया जा रहा है। घटना तो बड़ी है, खबरें जब बड़ी हैं तो घटना बड़ी होगी। घटना बड़ी है तो अब मैं आपको बताता हूं ये सिलिकॉन वैली बैंक करती क्या थी, क्योंकि जब तक आपको नहीं पता है तब तक आप कड़ियां जोड़ नहीं पाएंगे, और कड़ियां नहीं जोड़ पाएंगे तब तक आप इस घटना का आनंद नहीं ले पाएंगे। साथियों,
सिलिकॉन वैली बैंक 1983 के अंदर स्थापित हुई थी। यह बैंक कैलिफोर्निया के अंदर, और इसका काम था सिलिकॉन वैली के स्टार्टअप्स को फाइनेंस करना। अब मैं जैसे ये लाइन बोलता हूं ना, आप में से बहुत सारे लोगों के ऊपर से निकल जाएगी ये बात, स्टार्टअप्स को फाइनेंस करते थे, इससे हमको क्या लेना देना। अरे मेरे प्यारे साथियों, आपको जरूर लेना देना होना चाहिए, क्योंकि आप इस समय जिस युग में जी रहे हैं उसमें आप में से बहुत सारे भाई बंधु या तो स्टार्टअप्स के अंदर काम कर रहे हैं, या काम नहीं कर रहे हैं तो उनकी सर्विसेज ले रहे हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आप में से कोई या तो पेटीएम में जॉब कर रहा है या पेटीएम की सर्विस ले रहा है, या तो ओयो में जॉब कर रहा है या ओयो की सर्विस ले रहा है, या तो अनअकैडमी में पढ़ रहा है या फिर पढ़ा रहा है। ये सब स्टार्टअप्स ही तो हैं। या तो बायजूस में पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है। कहने का कुल मिलाकर मतलब यह है कि आज का जो डिजिटल युग है, इस डिजिटल युग में आप या तो स्टार्टअप्स के सेवा में हैं या सेवा ले रहे हैं, आप बचे हुए नहीं हैं। आप अगर यह कह दें कि मैं स्टार्टअप के बिना जी रहा हूं, दैट मींस आप इस युग में थोड़ा फिट नहीं बैठ रहे हैं। आप पुराने विचार के आदमी हो सकते हैं, या फिर आपने अपने आप को गंभीर रूप से आइसोलेट किया हुआ है। केवल इतना ही कहा जा सकता है, ठीक है। अब जब स्टार्टअप्स की बात आती है तो आपके दिमाग में सवाल बनेगा, जब हमारे को लोन नहीं दिया तो हमें क्या लेना देना, स्टार्टअप के अंदर था या नहीं था। अरे हमने कहा आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्टेड हैं, ये मुझे फील कराना है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। आप पूछेंगे कैसे? पहले थोड़ा सा समझाते हैं आपको, फिर इस बैंक का फेल होना समझ में आएगा, और तब जाकर आपको आज का टाइटल समझ में आएगा कि क्या भारत के स्टार्टअप खतरे में है, क्या भारत के स्टार्टअप बंद हो जाएंगे। सारी बातें मैं आपको समझाऊंगा, पहले आराम से सुनिए आप। लाइन दूसरी पढ़िए। इट प्रोवाइड्स मल्टीपल सर्विस टू वेंचर कैपिटल, प्राइवेट इक्विटी फॉर्म्स, in addition to offering private banking service for high net worth individuals। मतलब ये अमीरों का बैंक था। पहले तो ये समझिए, तय है कि आप और हम डायरेक्ट यहां पर अकाउंट नहीं खुलवा सकते थे, तो फिर किसका अकाउंट खुलता था अभी बताते हैं। मान लीजिए आपकी नजर में यूनिकॉर्न भारत के बहुत सारे होंगे, है ना, पेटीएम हो गया, बायजूस हो गया, जीरोधा हो गया, बहुत सारे ऐसे आपके समय में मतलब दिमाग में यूनिकॉर्न चल रहे होंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही अमेरिका में बहुत सारे स्टार्टअप्स चल रहे हैं। ऐसे ही स्टार्टअप्स को जब पैसे की जरूरत पड़ती थी तो ये डायरेक्ट पैसे की जरूरत उनको पूरी नहीं करते थे, तो क्या करते थे। अब यहां पर एक टर्म आती है जिसका नाम है वेंचर कैपिटल। अब इस टर्म को पहले समझ लीजिए। वेंचर कैपिटल क्या होता है साथियों? यह एक टर्म है, ए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर दैट प्रोवाइड्स कैपिटल टू कंपनीज विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन एक्सचेंज फॉर एन इक्विटी स्टेक। अब आपको ना इस घटना को समझने के लिए थोड़ा इस लेसन को डिटेल में समझना होगा, अदरवाइज ये घटना ऊपर से निकल जाएगी। ये पॉइंट पकड़ना आपको। अब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। देखो, अगर मैं एक सिंपल बात करूं, सिंपल बात से मतलब कि आप और हम अगर किसी बैंक में जाएंगे लोन लेने, है ना, जैसे मान लो कि मैं एसबीआई गया, मैंने कहा एसबीआई वालों से कि सर मुझको लोन दे दो, तो एसबीआई वाले मुझसे क्या कहेंगे, क्या लेना चाहते हो? मैंने कहा साहब मैं घर लेना चाहता हूं। बोले ठीक है। बोले तस्वीर में ही पतले दिखते हो, रियल में तो काफी मोटे माटे दिख रहे हो, मुझका कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में हमने कहा सर हमको ना लोन चाहिए, एसबीआई से हमने कहा। एसबीआई ने कहा किस पर चाहिए ये बताओ। हमने कहा सर मुझे ना कार पर चाहिए, मतलब कार खरीदना चाहते हो? हमने कहा हाँ। तो बोले एक काम करो, कार के कागज है ना वो मेरे नाम कर दो, लोन ले जाओ। अगर आपको यह बात सुनकर अटपटा लग रहा है, परेशान ना हो, अपने पिताजी से जाके पूछें कि पापा अपन कार बाइक जो भी लेकर आते हैं वो कार तो अपने पास आती है, लेकिन ये सर ने कहा आज कि उसके कागज बैंक के नाम रहते हैं, क्या ये सही है क्या? आंसर है हाँ। आपकी कार पर जब तक लोन चल रहा है तब तक उसके पैसे, उसका नाम, गाड़ी का जो मालिक का नाम है वो बैंक का होता है। नहीं नहीं सर कागज में हमारा ही नाम लिखा हुआ है। अरे डिटेल पढ़ोगे तो पता चलेगा, गूगल कर लीजिएगा, आपके नीचे लिखा आएगा इट इज फाइनेंस्ड बाय दिस बैंक। दैट मींस यदि आपने ईएमआई नहीं चुकाई तो वो कंपनी आपकी कार को, वो बैंक आपकी कार को ले जाएगी, वो वसूले वाले आएंगे आपकी गाड़ी को लेकर चले जाएंगे। अच्छा सर एक बात बताइए, अगर मैंने घर खरीदा तो? मैंने कहा लोन क्यों ले रहे हो, आपने घर खरीदा? बोले हाँ। मैंने कहा अगर आपने घर खरीदा परेशान मत होइए, बैंक आपको लोन देगी। लेकिन पता है बैंक लोन कैसे देती है आपको? ये बहुत सारे लोग इस सच्चाई से परे ही रहते हैं, बहुत सारे पढ़ने वाले विद्यार्थियों को तो ये आइडिया भी नहीं होता है कि होता क्या है। बैंक इतनी खतरनाक धरती पर चीज है ना जो कभी भी रिस्क नहीं लेती, उसकी तो रिस्क ऐसे ही लोग बखिया उधेड़ कर लेते हैं। अभी बताता हूं मैं आपको। भाई साहब एसबीआई के पास आप गए कि सर मुझे घर का लोन चाहिए,
बहुत बढ़िया, हम देंगे ना आपको लोन, क्या दिक्कत है। हमने कहा देखिए आपको लोन चाहिए ना, बोले हाँ। ईएमआई तो आप भरिए अंकित अवस्थी, बोले ठीक है, और मैं आपको लोन देता हूं, ये लोग घर खरीद लो आप एक ही बार में, ठीक है सर, लेकिन अंकित अवस्थी आपके घर के कागज में गिरवी रखूंगा। मतलब ये कि आप ईएमआई भरते रहिए, जब आप पूरे, ये आज के जमाने के साहूकार हैं। देखिए पुराने जमाने के अंदर जो मनी लेंडर्स होते थे ना, जो साहूकार होते थे, जो पहले लोग कर्जा दिया करते थे, उनमें और बैंक में बस अंतर इतना ही है कि बैंक धोखा नहीं करती आपके साथ। धोखा से मतलब ये अचानक ऐसा नहीं करेगी कि 10 का 50% कर दिया, आपको पता ही नहीं चला, आपके पैसे ले लिए, आपको बताया ही नहीं। यहां अकाउंटिंग ढंग से होती है, बस इतना सा काम है बैंक के पास। अदरवाइज ये आज के जमाने के साहूकार लोग हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, आपको कर्जा देते हैं, कर्जे के नाम पर आपका घर गिरवी रख लेते हैं। आ गई बात समझ में। आपके पिताजी से फिर पूछ लेना, हो सकता है आप में से बहुत सारे अज्ञान लोग हों जिन्हें ये ना पता हो सकता है ज्ञान नहीं होता, कई बार बचपना होता है हम में, कोई बात नहीं, मैंने ज्ञान दे दिया आपको। ऐसी स्थिति में अब आप पूछेंगे सर घर समझ में आ गया, कार समझ में आ गई, लेकिन सर मान लो मैंने स्टार्टअप बनाया तो। मैंने कहा जैसे सर, जैसे एक स्टार्टअप बनाया, स्टार्टअप क्या है भाई। मैंने कहा सर मैंने स्टार्टअप बनाया, बहुत सारे स्टार्टअप चल रहे हैं, जैसे इंडिया के अंदर पेटीएम ले लो, पेटीएम वालों ने स्टार्टअप बनाया, ठीक है। स्टार्टअप बनाया कि सर हम इस आइडिया पे काम करना चाहते हैं और हमारा आइडिया इतना बड़ा है। ये एसबीआई के पास गए, एसबीआई ने कहा क्या चाहिए, लोन चाहिए। अपन नहीं देंगे भाई, गिरवी क्या रखेंगे, तुम्हारा तो आइडिया है। आपने कहा सर आइडिया गिरवी रख लो ना, आप पागल हो गए हो क्या। एसबीआई ने दौड़ा दिया, हम नहीं करेंगे भाई साहब ऐसा काम। आइडिया जब समझ में आया तो कुछ पैसे वाले लोगों को यह कहानी समझ में आई कि यार आइडिया तो बड़ा होकर के बहुत बड़ा बन जाता है। यानी जो कंपनी कभी कुछ रुपए में शुरू हुई थी, उदाहरण के लिए आप देख लो जितने भी स्टार्टअप चल रहे हैं, ये जो पेटीएम्स हैं, ये स्टार्टअप होता क्या है असल में, एक आइडिया ही तो है, काम कर गया तो कुछ ही दिनों में $1 बिलियन का हो जाता है। आप और हम जो दुकान खोलते हैं, वो दुकान $1 बिलियन तो जमाने में नहीं बनती। इनका आइडिया तो रातों रात सुर्खियां बन जाता है, तुरंत ये आईपीएल के स्पॉन्सर बन जाते हैं, तुरंत फीफा के स्पॉन्सर बन जाते हैं। कैसे? क्योंकि एकदम आइडिया आग के जंगल में आग की तरह फैलता है। तो ये लोग क्या आइडिया बेचते हैं बैंक को जाकर कि सर आप सुनो, पेटीएम ले लो, बायजूस ले लो, अनअकैडमी ले लो, जो भी लेना है ना, जितने भी लोग, अब जैसे कि आजकल वो पीडब्ल्यू चल रहा है, वो ले लो, कोई सी भी कंपनी ले लो। ये लोग क्या करते हैं, बैंक के पास गए, जाकर के कहे बैंक से कि सर हमें लोन चाहिए। बोले लोन तो नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए कुछ है ही नहीं। सर है ना, हमारा आइडिया है। बोले तुम्हारा आइडिया तुम तक मुबारक, तुम किसी और को बेच दिए इसको तो। बोले सर रुको, फिर एक काम करते हैं। अब क्या होता है, यहां पर कुछ लोग बिचौलिए बन के आते हैं बीच में। कौन आते हैं सर? उनको कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। अब ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? ये कुछ अमीर लोग हैं जिनके पास में करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी होती है। करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी से मतलब, ये वेंचर कैपिटलिस्ट लोग क्या करते हैं, इनके पास मान लो 1000 करोड़ रुपया है। ये बैंक के पास गए और बैंक से कहने लगे, अब देखिए एसबीआई का गेम हटा देना, क्योंकि यहां पर अब दूसरी बैंकों की एंट्री हो रही है, जैसे कि ये अभी जो आज की जब हम बैंक बता रहे हैं ना उसकी। ये लोग इस बैंक के पास गए, उदाहरण के लिए एसबीआई से समझना आपके लिए आसान है इसलिए बता रहा हूं। वेंचर कैपिटलिस्ट के रूप में एसबीआई के पास गए कि सर देखो 1000 करोड़ तो हमारे पास अपना है, और हम कोई फर्जी लोग तो है नहीं, 1000 करोड़ अपना है हमारे पास। हम आपसे चाहते हैं आप भी साथ में आओ, पार्टनर बनते हैं। बोले कैसे पार्टनर? बोले सर हम आइडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बोले क्या आइडिया है? बोले इन लोगों का आइडिया है रातों रात बिलियनियर होने का। रातों रात बिलियनियर, आपने देखा होगा ना, जितनी भी आजकल की जो एडटेक कंपनी है, रातों रात बिलियनियर बनने की तो तैयारी कर रही है भाई। $1 बिलियन कंपनी, खट से यूनिकॉर्न, नाम सुन लिया। वो कैसे? तरीका बताता हूं। ये लोग क्या करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट को पकड़ाते हैं अपना आइडिया कि सर हमारा आइडिया ये है, इतने बच्चों ने देखा, इतने से इतने बच्चों ने देखा, इतना रुपया का एक कोर्स आया, 100 रुपए का एक कोर्स निकालेंगे, 2000 का एक कोर्स निकालेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकना करेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ऐसा हो जाएगा, धाड़ से इतना बड़ा बन जाएगा। आइडिया आपसे बोले क्या चाहिए? पैसा चाहिए। बोले क्यों चाहिए? शुरुआत में हमें लोग खरीदने हैं, लोग तोड़ने हैं, ब्रांडिंग करनी है, बोर्ड लगाना है, इसके लिए पैसा चाहिए, अखबारों में आना है, विज्ञापन देना है, एक विज्ञापन 2-2 करोड़ का है, क्या करेंगे? ये कहानी जब इनको बेची जाती है तो वेंचर कैपिटलिस्ट बैंक के पास जाता है, सर सुनो आइडिया दम है, एक काम करो, बेहतरीन चीज बताते हैं, आपको गिरवी रखना है ना, उनका आइडिया गिरवी मत रखो। बोले तो उनकी कंपनी के शेयर गिरवी रख लो। बोले अभी तो उसका आईपीओ आया ही नहीं, शेयर कैसे रख लूं?
अरे सर, उस कंपनी की मालिकाना हक में शेयर होल्डिंग रख लो आप, आईपीओ वाला शेयर नहीं, इक्विटी रख लो। बोले मतलब मान लो इस कंपनी के अंदर कोई सी भी, जैसे मान लो पेटीएम है, बोले सर इस कंपनी के 100% मालिक थे शेखर शर्मा। बोले ठीक है, इन शेखर शर्मा से 20% हिस्सा अपन मांग लेते हैं कि शेखर शर्मा आप तो काम करो, कंपनी को बड़ा बनाओ, हम इतना पैसा देकर आपको कंपनी बड़ी बनाते हैं। हम विजन देखते हैं कि आप इतने बड़े बन जाओगे अगले 5 साल में। इसी को कहते हैं इतने का वैल्यूएशन। कई बार हम सुनते हैं ना, उस स्टार्टअप को इतने मिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर इतना पैसा मिला। मतलब इस वेंचर कैपिटलिस्ट ने एक सपना देखा, क्या कि ये कंपनी एक दिन बड़ी बनेगी तो मैं इतना सा पैसा लगाऊंगा तो मेरा पैसा इतना बड़ा हो जाएगा। आप और हम क्या करते हैं, एफडी कराते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं। बड़े लोग क्या करते हैं, बड़ा पैसा कमाने का रिस्क लेते हैं। रिस्क क्या है, मान गए चल गए तो चल गए, और डूब गए तो एकदम डूब गए। तो रिस्क जहां ज्यादा वहां पर वेंचर कैपिटलिस्ट बैंक को साथ ले लेते हैं कि सर सुनो, अपन दोनों मिलके एक काम करते हैं। बोले बताओ, बोले आप और हम मिलकर के स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। बोले लगा दे भाई, स्टार्टअप में पैसा लगाएंगे, ये पैसा रातों रात, आइडिया मैंने देख लिया सर, पूरी स्टडी करा ली, बहुत जबरदस्त आइडिया है, एकदम आग लगा देगा। बोले ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट को ये बैंक कहती है कि देख तेरी साथ जाने की कोशिश कर रही हूं मैं। बोले हाँ हाँ अब तो चलो तो सही। बोले एक काम कर, मुझे इस कंपनी का शेयर दिलवा फिर। बोले ठीक है सर, लो आपको सीधा मैंने इतना % इंटरेस्ट दिलवा दिया। कितना % हिस्सा दिलवा दिया, 15% हिस्सा आपका हो गया। आप में से कुछ लोग कहेंगे अच्छा बैंक घनी शानी हो गई है, हम लोगों से तो 2-3% ही कमा पाती थी, यहां तो सीधा 15%, 20%, रातों रात अमीर। भाई साहब स्टार्टअप वाले बनते हैं तो अमीर एकदम रातों रात, और नहीं तो रोडपति, करोड़पति या रोडपति, बीच का रास्ता नहीं होता उनका। तो बोले यार अपन रिस्क लेंगे, हाई रिस्क। आओ साहब, अब तक वेंचर कैपिटलिस्ट समझ में आ गया होगा, और आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि बैंक अपना लोन देकर यहां पर क्या करती है, अपना हिस्सा इक्विटी परचेज कर लेती है। जिनको यह गेम समझ में यहां तक आ गया, उनको आगे सेशन समझने में कतई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ फिर से पढ़ते हैं इस लाइन को, क्या लिखा है। इट प्रोवाइड्स मल्टीपल सर्विस टू वेंचर कैपिटलिस्ट। अब अगर आपको यह बात समझ में आ गई तब तो हो गया काम पूरा, और नहीं आया तो फिर भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे। प्राइवेट इक्विटी फर्म इन एडिशन टू ऑफरिंग प्राइवेट बैंकिंग सर्विस फॉर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अमीरों को ही सर्विस देती थी ये बैंक, अमीरों की बैंक थी ना। ओके, ये पैसा दे दिया। कितनी बड़ी थी ये, आओ जी। हैज बिजनेस विद नियरली हाफ ऑफ द यूएस वेंचर बैक्ड स्टार्टअप्स। जितने भी वेंचर वाले लोग थे ना, वेंचर कैपिटल वाले, उनमें से आधे से ज्यादा लोगों को इस बैंक ने लोन दिया हुआ था। आ गई कहानी समझ में। वो जो मैंने 1000 करोड़ वाला व्यक्ति बताया ना, वो 1000 करोड़ वाला व्यक्ति खुद का 1000 करोड़ लगाया, बैंक का भी 1000 करोड़ ले लिया, और बैंक से कहा कि मैं देखो शेयर खरीद रहा हूं बैंक के, आपको भी शेयर दिलवाऊंगा। ऐसा कह के बैंक ने सोचा मुझसे पहले ये मरेगा। कौन मरेगा, इसने जिसने 1000 करोड़ खुद का लगाया है, वेंचर कैपिटल वाला मरेगा। बैंक ऐसा करके यहां के 44% जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं अमेरिका की, और आपको मैं बताऊं, जैसे ना आप बेंगलोर में किसी स्टार्टअप से, क्योंकि अपन ने भी काम किया है स्टार्टअप्स के साथ, तो पता है अपन को क्या आइडिया होता है। इन लोगों का सपना क्या होता है, हम एक दिन बड़ा बनेंगे। बोले कितना बड़ा बनेंगे, एक दिन हम बेंगलोर से उड़ करके सिलिकॉन वैली में अपना ऑफिस बनाएंगे। ये इनका सपना होता है। अपने छोटे मोटे जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं ना इंडिया के गली मोहल्ले में जो खुलते हैं, इनका पहला सपना क्या होता है, निकल के पहले कैपिटल सिटी जाएंगे, फिर यहां से बेंगलोर जाएंगे, बेंगलोर से सीधा, आजकल बीच में दुबई हॉल्ट लेने लग गए हैं ये लोग, फिर बोले सीधा अपन सिंगापुर, वहां निकलेंगे। सिंगापुर और दुबई आजकल हॉल्ट लेते हैं, और बोले फिर सीधा अपन सिलिकॉन वैली चलेंगे, वहां बैठेंगे बड़े लोगों के बीच में। ये जो बड़े लोगों की कहानी है ना, अब आप सोचकर अंदाजा लगा लो ये क्या थी। मैंने ये पिक्चर क्यों दिखाई आपको, दिव्य दर्शन कराने जरूरी थे ताकि आप इसको रियलाइज कर पाए। अब देखिए 31 दिसंबर तक का मैं डेटा देता हूं आपको। $212 बिलियन के इसके पास एसेट थे। मतलब समझते हैं 212 बिलियन, ये इतना पैसा अगर ये पाकिस्तान के पास हो ना, पाकिस्तान भाई साहब कहां से कहां पहुंच जाए। $2 बिलियन के लिए जो पाकिस्तान IMF के सामने घुटने देके बैठा है, वो $212 बिलियन के इसके पास एसेट थे।
एसेट बोले तो सामान था इसके पास, इस स्टार्टअप की बिल्डिंग भी अपनी, इस स्टार्टअप की बिल्डिंग भी अपनी, इसके शेयर अपने, इसके ये अपने, ठीक है। द बैंक क्लाइंट इंक्लूड्स, इसके क्लाइंट सुनो साहब कौन कौन थे, शॉपिफाई, पिंटरेस्ट। अब आप कहेंगे इनको हम नहीं जानते, इसलिए मैं इंडिया वाले क्लाइंट लाया हूं इसके, कि इंडिया में इसके क्लाइंट कौन कौन थे। आओ ताकि थोड़ा तो अंदाजा लगे आपको, सिलिकॉन वैली बैंक के इंडिया में क्लाइंट कौन थे, पहचानो साहब। इतनी देर से मैं पेटीएम के पीछे यूं ही थोड़ी पढ़ रहा हूं। पेटीएम में इसकी फंडिंग थी 4,637 मिलियन डॉलर की, यानी लगभग $4.5 बिलियन की, समझे। 197 कम्युनिकेशन, ये कौन आ गया, अरे पेटीएम की ओनर कंपनी का नाम यही है। इन मोबाइल, भारत फाइनेंस इंक्लूजन, नापतोल जो रात 11:30 बजे बाद सोने नहीं देता है टीवी पे आपको, ब्लू स्टोन, ट्यूटर विस्टा, अब ये पता नहीं कौन सी कंपनी है, हिटाची पेमेंट सर्विस, कार वाले, शायद ये जयपुर की कंपनी है। ये कंपनीज में इनका इतना स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्टमेंट था। तो बोले इस इन्वेस्टमेंट से आपने कहना क्या चाहते हो, बैंक बर्बाद हो गई तो इनका क्या हाल होगा। हमने कहा इनका एक तरह से तो इनको पार्टी सी फील हो रही होगी, पार्टी। बोले क्यों पार्टी, इसलिए पैसा दे गया खुद बर्बाद हो गया। भाई साहब ऐस हो गई, अपन ने तो पैसा ले लिया, हो गया तेल लेने। लेकिन सर एक मिनट, वो पैसा दे गया हमको, हमने कहा हाँ, और वो बर्बाद हो गया। बोले हाँ, तो वो बर्बाद हो गया, पैसा अपने पास रह गया, अब अपनी लाइबिलिटी खत्म। हाँ पार्टी करें इस बात पे, हाँ सर पार्टी करते हैं, जो उधार मांगने वाला था वही नहीं रहा। रुको जरा 2 मिनट रुको, आपसे उसने आपके शेयर लिए थे। बोले हाँ, आपकी कंपनी का कुछ 1% मालिक होगा वो। बोले हाँ, तो वो जो कुछ 1% मालिक था ना, वो अपना शेयर लिए घूम रहा है कि भाई मेरा शेयर बर्बाद हो गया। वो बैंक जो है ना, खुद जब डूबी तो लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताई मैं बर्बाद क्यों हुई। बोले क्यों बर्बाद हुई, क्योंकि मेरा ये जो मैंने खरीदा था ना हिस्सा, इसकी वो वैल्यू नहीं है जो मैंने समझ के खरीद ली थी। अरे मैंने तो समझा था ये स्टार्टअप $1 बिलियन कंपनी बनेगा, अरे ये डूब गया, मेरा पैसा गया और मेरा हिस्सा कोई खरीद नहीं रहा। डूबने से पहले आदमी, अब एक बात बताओ, जैसे कई बार अपन सोचते हैं ना, भाई फलाना सिंह जो है ना, उसने दिवालिया घोषित कर दिया खुद को। क्यों कर दिया, उसका धंधा नहीं चल रहा भाई, धंधा नहीं चल रहा। इससे पहले वो खूब कोशिश करता है धंधा बचाने की, बेइज्जती होती है, बचाने की क्या कोशिश करता है, वो अपना माल बेचता है, घर बेचता है, गाड़ी बेचता है, रिश्तेदारों से लोन लेता है, सब करने के बाद बिकता है। ऐसी स्थिति में इनको जिसने पैसा दिया था वो आदमी बर्बाद होने से पहले इनको कहा होगा, अरे महाराज मेरा हिस्सा ले लो, मुझे पैसा वापस दे दो, तुम ये पकड़ो। आपको जानकर आश्चर्य होगा, उसने अपने एसेट थे ना, उनको 10 गुना कम कीमत पर बेचने का प्रयास किया। 10 गुना कम का मतलब समझ रहे हो, जो कंपनियां अपने आप को $1 बिलियन कंपनी बनाकर बैठी हैं, उनका हिस्सा अगर 10 गुना कम कीमत पर वो बेच रहा है कि ले लो, ओवरऑल वैल्यू घट गई इनकी, ओवरऑल वैल्यू नीचे आ जाएगी। ये जो राजी हो रहे हैं पैसा मिल गया चलो कोई बात नहीं, अरे वैल्यूएशन घट गई। वो ये कह रहा है इस कंपनी का इतना हिस्सा जो 100 का था मैं 10 में दे रहा हूं। इसका मतलब जब किसी कंपनी का 10% हिस्सा पहले 100 रुपए का था, अब वो 10 रुपए का है, तो बाकी बचा 90% हिस्सा कितने का हो गया, 900 रुपए का। पहले जो हिस्सा 90,000 का था वो 900 का बच गया। कुछ घुसा दिमाग में, धड़ाम से वैल्यूएशन नीचे आ गई। यूनिकॉर्न पॉपकॉर्न हो जाएंगे ऐसे, जिन जिन में लगा था पैसा, वैल्यूएशन डाउन। जिनको समझ में आ गया ठीक है, अरे तभी तो एकदम त्राहिमाम मच गया कंपनियों के अंदर। आप पूछेंगे क्या बात कर रहे हो सर, इतनी बड़ी बात है ये। हमने कहा ये इतनी बड़ी बात है, और दिखाता हूं मैं आपको। अब ये जो हमको पैसा भेज रहे हैं सुपर थैंक्स में बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा थोड़ा शरीर और मोटा हो जाएगा। थैंक यू सो मच सुपर थैंक्स में पैसा भेजने वालों को। हाँ भाई, सॉफ्ट बैंक विजन फंड, अब मैं ये क्यों दिखा रहा हूं, एक और बैंक है ऐसी। आप पूछेंगे अरे 1-2 बैंक की तो थी जो निपट गई। अरे भाई साहब एक आध बैंक और भी हैं। कौन सी हैं, लो भाई साहब एक बैंक और है। इससे जिनको फंड मिलता है वो समझते हैं आराम हो गया, सॉफ्ट बैंक ने फाइनेंस कर दिया। ये बैंक अगर एक बार फाइनेंस कर, ये बैंक वाले आजकल थोड़े एक लेवल ऊपर आ गए। कैसे लेवल ऊपर आ गए, ये लोग पेमेंट जब करते हैं आजकल सीधा हिस्सेदारी खरीदते हैं। ऐसे एक बैंक है जापान की सॉफ्ट बैंक, वो क्या करती है, सॉफ्ट बैंक जापान कोरिया सबका पैसा लाती है और इंडिया के कई स्टार्टअप्स में लगाती है। जैसे
पेटीएम, ओयो, ओला, फर्स्ट क्राई, डिलीवरी, मीशो, ग्रोफर, लेंसकार्ट, पॉलिसी बाजार, जेटा, अनअकैडमी। ये देखो, ये लोग अपने आप को बहुत बढ़िया समझते हैं लोग। जैसे अब मान लो अनअकैडमी के पास में आ गया 130 करोड़, 130 मिलियन डॉलर। अब किसके पास से आ गया? इनके पास सॉफ्ट बैंक से। तो ये सब लोग ये समझते हैं कि यदि अब किसी ने सॉफ्ट बैंक से लोन उठा लिया, यानी स्टार्टअप के अंदर पैसा आ गया, अपनी हिस्सेदारी बेचकर फ्री हो जाओ, मस्त हो जाओ। अब सोचो एक दिन सॉफ्ट बैंक ये बोल दे मैं तो गयो। कैसे गयो? बोले मैंने जितना % हिस्सा लिया था, कोई मुझसे अगर इतने कम में भी ले तो ले लो। बोले क्यों? बोले मैंने जो समझा था ये वो नहीं निकला, धोखा हो गया। तो आप सोचो इनकी वैल्यू का क्या होगा। आ गई बात समझ में? तो बोलेंगे सर कि एक बात बताओ, जिस कंपनी के 44% अमेरिका में हिस्सेदारी हो, आप सोचो 44% ऑफ यूएस के वेंचर कैपिटल को यह बैक करता था, इसका मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है। हमने कहा बहुत बड़ी बात है, मार्केट में त्राहिमाम मचा हुआ है। और मैं क्या कह रहा हूं आपसे भाई साहब, 15 साल बाद ऐसी घटना हुई है। लीमैन ब्रदर्स में भी सेम ऐसा ही हुआ था। सर फिर ऐसा हुआ क्यों? मतलब चलो समझ में आ गया, इसके साथ ऐसा क्यों हुआ? मैं कहा इसके साथ बताता हूं, सिलिकॉन वैली बैंक में तो हुआ क्या भाई साहब, इसने अपनी बैलेंस शीट को मजबूत करने के लिए अपने 8 मार्च को कहा कि मैं $2.25 अरब के शेयर बेचूंगा, और इसने कई सिक्योरिटीज को घाटे के अंदर बेच दिया। आप इससे अंदाजा लगा दो कि इसकी वजह से, मैं आपको इसकी रियल वैल्यू बताता हूं, 2021 के अंदर $186 अरब का जो इसके पास स्टेक था ना, वो 10 मार्च को बैंक जब बंद हुआ धड़ाम से नीचे आ चुका था, सोलवी बैंक पे आ गया था। इसने अपनी वैल्यूज को 10 टाइम्स नीचे की वैल्यू पर बेच दिया। आप सोचो, इसने कहा कि मेरे पास जो पैसा रखा है, सामान रखा है, सस्ते में ले जाओ। अब इनके पीछे कारण क्या था, अब वो बताओ सर आप। मतलब ये तो ठीक है, उनकी नजर में ऐसा हुआ कि उन्होंने अपने स्टेक को सस्ते में बेचने की चर्चा कर दी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आते हैं, हाँ भाई एलन मस्क पे भी आएंगे। एलन मस्क ने क्या कहा वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसका क्या फर्क पड़ा, क्या कहानी हुई, अब मैं वो बताता हूं। क्यों बड़ी बड़ी कैपिटल फर्मों में डर का माहौल बना हुआ है। क्या हुआ कि मार्केट कैप में $80 बिलियन से अधिक की गिरावट देखी गई है। बैंक ऑफ अमेरिका, वेल्स फार्गो, जेपी मॉर्गन, सबके शेयर 5% नीचे गिर गए हैं। $80 बिलियन का मार्केट नीचे आ गया। ऐसा क्या हुआ? अब देखो ऐसा क्या हुआ, मैं वो आपको बताता हूं। मैंने आपसे कहा था ना शुरुआत में, सबसे बड़ी दुश्मन कौन है? फेडरल रिजर्व बैंक है। अब ये रही फेडरल रिजर्व बैंक, अमेरिका की आरबीआई। 2023 में इसने क्या कह दिया कि मैंने ब्याज बढ़ा दिया। कैसा ब्याज बढ़ा दिया? टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स नहीं, इंटरेस्ट बढ़ा दिया। कौन ने कहा? रिजर्व बैंक ने। अब आप पूछेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत तगड़ा फर्क पड़ता है। देखो, स्टार्टअप को पैसा किससे चाहिए था? स्टार्टअप को पैसा चाहिए था वेंचर कैपिटल से। वेंचर कैपिटल ने किससे लिया था? सिलिकॉन वैली बैंक से, एसवीबी से। एसवीबी ने पैसा सिलिकॉन वैली को दिया, उसको दिया वेंचर कैपिटल को, वेंचर कैपिटल ने स्टार्टअप को दिया। ठीक है साहब, स्टार्टअप ने पैसा कमाया, बढ़िया से कमाया। अब फेडरल रिजर्व बैंक ये बोलती है कि भाई देखो, सिंपल सी बात ये है कि मैं अपनी ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रही हूं। देखो, ब्याज जब बढ़ता है ना, तो उसका सीधा असर क्या होता है कि लोग आप में इन्वेस्ट करना कम कर देते हैं, आपके ऊपर पैसा कम खर्च करना शुरू करते हैं। स्टार्टअप चलते कैसे हैं? स्टार्टअप ऐसे चलते हैं साहब, मैंने पैसा लगा दिया, आपका स्टार्टअप ग्रो हो गया। मैंने आपके शेयर खरीद लिए, आपका स्टार्टअप ग्रो हो गया। लोगों ने क्या किया कि ये जितने भी बड़ी कंपनी थी, इन कंपनियों में शेयर खरीदने कम कर दिए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगने लगा, पहले क्या होता था, अमेरिका में जो ब्याज दरें थी ना वो बहुत कम थी, 1-2% के आसपास बैंक ब्याज लेती थी। तो लोग बैंक से पैसा लेते थे और उस पैसे से शेयर मार्केट में पैसा लगा देते थे। बैंक से कितना सिस्टम सही था, आप सोचो। बैंक से पैसा लो, 1-2% ब्याज पर, 2-3% ब्याज पर पैसा ले लो, पैसा लोन के रूप में ले लो, लोन में लेकर शेयर मार्केट में लगा दो। अमेरिका के लोग पैसे वाले कैसे बने? उनमें बहुत बड़ा हाथ फेडरल रिजर्व बैंक का है। सस्ते लोन बांटो, लोगों के पास पैसा आएगा, वो शेयर मार्केट में लगाएंगे, शेयर मार्केट की कंपनियां ग्रो करेंगी, बीच में आदमी जिम्मेदार है, वहां से मुनाफा कमाएगा, वो बैंक को वापस लौटाएगा। अब क्या हुआ? कोरोना और यूक्रेन संकट के कारण मार्केट थोड़ा सा तो हिला डुला वैसे ही चल रहा था। ऐसी स्थिति में फेडरल रिजर्व बैंक ने बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई कंट्रोल करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि फेडरल रिजर्व बैंक ने जब कोरोना काल चल रहा था तब महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए लोन बांटे थे, खूब सारा पैसा बांटा था अमेरिका में। इतना पैसा बांटा, बोले मंदी खत्म कर देंगे पैसा बांट के। पहले तो पैसा बांट दिया, अब पैसा उगाने की बारी आई तो ब्याज बढ़ा दिया। ब्याज बढ़ाने के नाम पर क्या हुआ? लोगों ने कहा यार इतना % ब्याज
पर पैसा लेकर मैं शेयर मार्केट में लगाऊंगा, स्टार्टअप के अंदर लगाऊंगा, क्योंकि स्टार्टअप का सिस्टम क्या होता है, वो शेयर मार्केट में जाना चाहते हैं। शेयर मार्केट में लगाऊंगा, वहां से मुनाफा इतना नहीं मिलेगा जितना ये ब्याज मांग रहा है। तो अब क्या करें, बोले अपना पैसा बैंक में जमा कराओ। अरे भाई, कर्जा लेकर के, जो बैंक से कर्जा लेकर के इन्वेस्ट मार्केट में कर रहा है, उस आदमी ने ये फ्लो बदल दिया। फ्लो बदल दिया से मतलब, ये पकड़ भाई तेरा पैसा, आरबीआई पकड़ा दिया, स्टार्टअप में लगा हुआ पैसा नीचे आ गया। स्टार्टअप में पैसा नीचे आ गया मतलब, अरे भाई लोग खरीद ही नहीं रहे शेयर। फिर क्या हुआ, जब उनके शेयर गिरने लगे, दैट मींस स्टार्टअप नीचे आने लगा। स्टार्टअप नीचे आने लगा तो फिर उधर बैठी हुई वो बैंक, वो जो स्टार्टअप है उसके पास पैसा नहीं बचा। आईपीओ के कारण ही तो पैसा आया था, आईपीओ के कारण पैसा आया था, वो पैसा नहीं बचा उनके पास, पैसा नहीं बचा स्टार्टअप के पास। स्टार्टअप वाले गए वेंचर कैपिटल के पास, सर पैसा चाहिए, अपनी स्टार्टअप चला नहीं पा रहे हम। बोले स्टार्टअप नहीं चला पा रहे, चिंता मत करो, हाँ भाई ये तुम्हारी सिलिकॉन वैली बैंक थोड़ा पैसा दो स्टार्टअप को चलाने के लिए। बोले ठीक है ले जाओ। स्टार्टअप एक आया पैसा मांगने, चलो ले जाओ पैसा ले जाओ। फिर दूसरा स्टार्टअप आया, सर मुझे, मेरा शेयर है आपके पास? बोले हाँ, मुझे थोड़ा पैसा और दे दो, मेरे को स्टार्टअप चलाने के लिए पैसा चाहिए। बोले ले जा तू पैसा ले जा। कहां से घटना शुरू हुई थी, कहां से घटना शुरू हुई थी, ये इसको पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो फिर से बता रहा हूं, ये कहानी में बहुत बड़ा रोल फेडरल बैंक का है। कैसे, ये फेडरल बैंक थी, इनकी आरबीआई फेडरल बैंक, ठीक है। यहां एक अमेरिकी ने शेयर मार्केट के अंदर से पैसा खींचा। शेयर मार्केट में कौन था, स्टार्टअप का आईपीओ में पैसा लगा रखा था। किसने, इस आदमी ने। इसने क्या किया, इसने अपना पैसा वापस खींचा। इसने वापस क्यों खींचा, क्योंकि इसने ब्याज बढ़ा दिया, इसने ब्याज बढ़ाया, इसने पैसा वापस खींचा। जब इसने पैसा वापस खींचा तो स्टार्टअप वालों के पास रोकड़ा कम होने लग गया। ये भागे भागे गए वेंचर कैपिटल के पास कि सर पैसा दे दो। कौन गया, स्टार्टअप वाले गए, सर पैसा दे दो, घर नहीं चल रहा। बोले घर नहीं चल रहा, बोले एक काम कर, वहां चलते हैं सिलिकॉन वैली बैंक के पास। सिलिकॉन वैली बैंक के पास गए, सर पैसा दे दो, स्टार्टअप चल नहीं पा रहा। सिलिकॉन वैली बैंक ने कहा ठीक है मैं देता हूं, ये लो पैसा पकड़ो। पैसा चला करके इन्होंने थोड़े दिन स्टार्टअप चलाया, स्टार्टअप की सांस फूल गई कि भाई साहब बिना आईपीओ के, बिना पैसे के चल नहीं पा रहे हम। आपको मालूम है कोरोना काल खुलने के बाद में स्टार्टअप्स की एकदम हालत खराब हो गई। क्यों, क्योंकि मार्केट वापस से ऑफलाइन शुरू हो गया, सारे ट्रेड्स ऑनलाइन जो थे वो अब ऑफलाइन पर शिफ्ट वापस से होने लग गए। ऐसी स्थिति में इनको लगा संकट कि भाई मर गए बुरी तरह से। इनको जो संकट लगा, ये संकट इसको समझ में आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली अब देखो, अब कुल मिलाकर समझो पैसा कैसे गया, अगर वो समझना है तो देखो, इसने पैसा दिया स्टार्टअप को, स्टार्टअप ने पैसा लौटाया इस अमेरिकी आदमी को, अमेरिकी आदमी ने पैसा दिया फेडरल बैंक को। फ्लो समझना कैसे हुआ था। पहले क्या था, पहले क्या था मैं वो भी बताता हूं। पहले ये था, फेडरल बैंक ने कम ब्याज पर इसको पैसा दिया था, इसने अपना पैसा स्टार्टअप में लगाया था, स्टार्टअप बड़ा बन गया था तो उसने अपना हिस्सा इनको बेच दिया था, बहुत बड़े हो गए। अब ये रिवर्स साइकिल हो गया। रिवर्स साइकिल क्या हुआ, इनका पैसा लौटना शुरू हो गया। भाई साहब अंत में कौन मरा, अंत में मरा ये। क्यों, क्योंकि ये तो राजा हो रखा था, अमीर आदमी हो रखा था, इसने हाथ खड़े कर दिए, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, अकाउंट मेरा खाली हो चुका है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, अब पैसा खत्म। तो इसने कहा मैं अपने एसेट बेचूंगा। एसेट बेचूंगा से मतलब यह हुआ कि इसने स्टार्टअप्स को सीधा मना नहीं किया कि मेरे पास पैसा नहीं है। इसने कहा अरे चिंता की क्या बात है, मेरे पास तो तुम्हारे इतने बड़े बड़े हिस्से रखे हुए हैं, मैं उनको बेच के पैसे कमा लेता हूं। बोले हाँ सर प्लीज हमारे हिस्से मार्केट में बेच दो, पैसे कमा लो। लेकिन जब भाई साहब ये इनके हिस्से बेचने गया, कोई खरीदार ही नहीं मिला। बम कौन सा फूटा, इसको रियलाइज ये हो गया कि स्टार्टअप के जो मैंने शेयर खरीद रखे थे, जो हिस्सेदारी खरीद रखी थी, वो इतना वैल्यू रखता ही नहीं था। फट गया। जैसे ही फटा, इसने सरेंडर कर दिया, महाराज हो गया अपना गेम ओवर। मैंने आपसे क्या बोला था, स्टार्टअप संकट में, इसलिए संकट में क्योंकि इसको सच्चाई का साक्षात्कार लग गया खींचने। अगर ये धागा नहीं खींचता तो ये सब ऐसे ही बलून बड़ा होता चला जाता। अब आप पूछेंगे
लीमैन ब्रदर्स के टाइम क्या हुआ था? मैंने कहा सेम यही हुआ था। बोले क्या हुआ था? मैंने कहा वहां पर भी फेडरल बैंक ने ऐसा ही कारनामा किया था। क्या? पहले फेडरल बैंक ने सस्ते दरों पर लोगों को इंटरेस्ट बांटा, लोगों ने घर खरीद लिए, खूब सारा अमेरिका में घर ही घर बन गए 4 से लेकर के 8 के बीच में। लेकिन जब फेडरल बैंक ने ब्याज दर बढ़ाई तो लोगों ने किस्तें चुकाना बंद कर दिया। तो भाई साहब वो जो मकान हैं उनको बेचने की नौबत आ गई। मकान जो इतने महंगे हो गए थे, कोई खरीदार नहीं मिला, तो वो जो बीच में बैंक थी जो गारंटर बनी बैठी थी, उनके वहां की HDFC थी लीमैन ब्रदर्स, वो गारंटर बनी बैठी थी, उसने हाथ खड़े कर दिए कि अपन तो चले। आज यही इसके साथ हुआ है। पहले लीमैन ब्रदर्स डूबी थी घरों के कारण। दुनिया में उन दिनों घर जहां बनते थे, जिस इकोनॉमी में ज्यादा घर जिस इकोनॉमी में बनते थे, उस इकोनॉमी को बड़ी इकोनॉमी कहा जाता था। आज भी माना जाता है जितने नए घर बनेंगे, जितने नई गाड़ियां खरीदेंगी, इकोनॉमी बड़ी कहलाएगी। एग्जैक्टली यहां पर क्या हो रहा है? आज के जमाने में जितने बड़े स्टार्टअप्स जो देश बनाएगा वो उतना बड़ा देश कहलाएगा। इंडिया कहता तो है 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप वाली देश है हम, इतना ही बड़ा रिस्क लेकर हम चल रहे हैं। समझ गए? बाकी तो मैं आपको क्या समझाऊं। 21 अरब डॉलर की संपत्ति ये 1.8 अरब डॉलर में 10 गुना कम कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो गया। यह हालत हुआ इसका 9 मार्च को, इसलिए मार्केट ठप हो गया, इसीलिए संकट उत्पन्न हुआ है। बाकी कहानी तो क्या समझानी, आपको समझ में आई गई होगी। सब ट्रेडिंग व्रेडिंग सब रुक गई है इनकी। यूरोपियन बैंक के 50 अरब डॉलर का घाटा हो चुका है, अमेरिकी बैंकों को 100 अरब डॉलर का घाटा हो चुका है, सारा काम हो चुका है। अब आप पूछेंगे कि सर सरकार को नहीं दिखता क्या, अमेरिकी सरकार को, कि इतना नुकसान हमारा हो गया है? दिखता है ना। तो बोले फिर सरकार बचाने का कुछ प्रयास नहीं करेगी क्या? करेगी ना। क्या करेगी? सरकार ने कहा चिंता क्यों करते हो, हम हैं। बोले क्या करोगे? बोले हमारे पास भी LIC है। LIC बोले तो अरे जैसे इंडिया में कुछ भी डूब रहा होता है तो उसको LIC बचाने आ जाती है, ऐसे इनके पास भी LIC जैसी एक कंपनी है, फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनी। जैसे इंडिया में LIC है ना, ऐसे उसने कहा मैं खरीद लूंगा, चिंता मत करो, मैं इस बैंक को ही खरीद लूंगा। कौन से बैंक को? बोले ये जो तुम्हारा बैंक फेल मारा है सिलिकॉन वैली बैंक, इसको मैं खरीद लूंगा। शुक्रवार को इसने घोषणा कर दी, चिंता मत करो, निवेशकों का पैसा सुरक्षित है। लोगों ने कहा चलो थैंक गॉड, बढ़िया हो गया, हमारा पैसा बच गया। रुकिए जरा, इंडिया में भी ऐसा खूब हुआ है। इंडिया में हमारी एक कंपनी थी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल, ये देखिए IL&FS, इसको भी LIC ने ऐसे ही बताया था, 4000 करोड़ में खरीद लिया था इसको, कि चिंता मत कर मैं बचा लूंगी। ये तो बच गई थी, लेकिन अभी आपको पता है उसने जिस हालत पे खरीदा है, लीमैन को भी ऐसे बचाने के लिए कुछ लोग आए थे आड़े, लेकिन अमेरिका ने इस मंदी को कैसे झेला वो हम बाद में बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो ये जो बैंक के पास हालत है ना, ये बैंक को खरीदने के लिए जो इंश्योरेंस कंपनी आगे आई है कि चिंता मत करो मैं खरीद लूंगा आपको, आपका पैसा सुरक्षित है। 209 अरब डॉलर की संपत्ति, 175 अरब डॉलर की जमा राशि, कितना होता है ये पैसा समझ रहे हैं आप? इसमें 89% राशि इंश्योर्ड नहीं थी। इंश्योरेंस कंपनी ने दिमाग क्या लगाया, चिंता मत करो मैं आपके बैंक को खरीद रहा हूं, कितने में खरीदोगे? बोले वो तो बाद में टेबल पर बैठेंगे तब खरीदने की बात करेंगे। लेकिन सुनो भाई, लोगों का इतना पैसा जो बैंक में था उस पर इंश्योरेंस नहीं था, तो बोले फिर, तो बोले इसके चक्कर में डरने की बात इसलिए नहीं है, ग्राहकों को केवल हम 2.5 करोड़ रुपए की जमा राशि लौटाएंगे। मतलब सर मैंने अगर उसमें 250 करोड़ जमा करा रखे तो मुझे कितना मिलेगा? पागल हो गया है क्या? 2.5 करोड़ मिलेगा तेरे को पूरा? सर 250 जमा करा रखा है, मैंने कहा 2.5 करोड़ मिल जाएगा। बोले बाकी गया बेटा, इसी को तो डूबना कहते हैं। परेशान मत होइए, आपका अगर देश की किसी बैंक में पैसा रखा है और अगर वो बैंक डूब जाती है, परेशान ना हो, भारत में भी ऐसे ही किसी बैंक के डूबने पर आपको 5 लाख रुपए मिल जाते हैं। आप कह रहे सर हमें लग रहा है आप पागल हो गए हैं, हमने कहा हम पागल हो गए हैं, समझ लीजिए डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंडिया में भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे इनके यहां ये काम कर रहा है। इनके यहां 2.5 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको मिनिमम। आपका पैसा अगर ज्यादा है तो, कम है तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपका पैसा ज्यादा है, अधिकतम आपको 2.5 करोड़ मिलेगा। इंडिया में अगर कोई बैंक फेल मार जाए और आपका पैसा बैंक में है, करोड़ों रुपया बैंक में है, गया तो वो भी गया। लेकिन हां, भारत सरकार आपको 5 लाख रुपए दिलवाएगी, वो इंश्योरेंस है आपका कि ये पकड़ो 5 लाख रुपए। अगर 5 लाख से ज्यादा मान लो आपके 500 करोड़ रुपए है बैंक में, बैंक डूब गई, परेशान मत होइए, 5 लाख रुपए मिल जाएंगे आपको। ये गजब हो गया सर, ये तो एग्जैक्टली अमेरिका में भी ऐसा हो रहा है, 2.5 करोड़ रुपया मिल जाएगा,
इसी कारण से ये बैंक आगे आई है, खरीदने वाली इंश्योरेंस कंपनी आगे आई है। 89% राशि तो ऐसी है जिसपे इंश्योरेंस है ही नहीं, जो है उनको 2.5 करोड़ देना है, तो उसको तो मरे का माल मिल गया, मरे का माल मिल गया। इसी बीच में भाई साहब उठ करके एलन मस्क आ जाते हैं। आप में से कुछ लोग पूछेंगे इंडिया की कंपनी पर क्या हाल होगा। मैंने कहा इंडिया की कंपनियों का हाल क्या है वो तो मैंने बता ही दिया। पैसा गया है, इसकी चिंता के कारण भारत सरकार ने इनको बुला लिया है कि लोग चिंता मत करो, आओ। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय ने, राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि हमने एक मीटिंग बुलाई है अगले हफ्ते, जिसमें जो भारत के स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उनको बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा बताओ भाई क्या संकट है तुम लोगों के ऊपर, उससे कैसा निपटा जाए, सरकार उसकी कैसे मदद करे। तो सरकार ने हमारे यहाँ के स्टार्टअप फाउंडर्स को बुला लिया है कि चले आओ चर्चा करेंगे। इस बीच में एलन मस्क की एंट्री होती है। एक बहुत बुद्धिजीवी आदमी थे जो कि रेजर करके जो है ना सीईओ, उसके मिन लियांग टेन, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि एलन मस्क को यह बैंक खरीद लेनी चाहिए। एलन मस्क ने कहा कि मैं इस आइडिया के लिए ओपन हूं। लोगों ने कहा वाह, एलन मस्क अब ट्विटर के बाद खरीदेंगे ये सिलिकॉन वैली बैंक। खरीद भी सकता है। क्यों खरीद सकता है? क्योंकि जब कुछ देना ही नहीं है तो देने के बाद तो जो मिलेगा वो मरे का माल है। ऐसी स्थिति में अगर यह कारनामा भी हो जाए तो मना नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब कुल मिलाकर यह है कि बैंकिंग में फंसा हुआ पैसा बर्बाद, जिसकी शुरुआत दो लोगों ने की। एक तरफ उनकी फेडरल बैंक ने और दूसरी तरफ स्टार्टअप्स ने। स्टार्टअप्स का बबूला फूटा, उधर फेडरल बैंक ने ब्याज बढ़ाया, बीच में जो थे वो सब मर गए। ठीक है, कहानी लंबी जरूर थी। अगर समझ में आ गई हो तो आपसे गुजारिश है कि इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और नहीं भी कर पाए तो आप खुद से समझ लें, लोगों को समझाएं कहानी क्या है, क्योंकि ये बहुत टिपिकल सेशन था। बहुत सारे बच्चे हमसे बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे कि सिलिकॉन वैली क्राइसिस हमें समझा दीजिए, हुआ क्या है। तो उसको समझाने के लिए ये बिना एनालिसिस के समझ में आना मुश्किल था। हमने आसान भाषा में करने का प्रयास किया, लेकिन सेशन खुद 1 घंटे का हो गया। बाकी मर्जी आपकी है। तो अभी जाइए अपने आप को, जो लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया है वहां पर अपने आप को एनरोल करिए और पढ़ाई करना शुरू करिए।